गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बारे में किया था, सिंपल कूलम्ब्स लॉ जो हम करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर अपना कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो देखो, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट टॉपिक हमारा। कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो देखो, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हम पहले जो हमने सिंपल कूलम्ब्स लॉ बताया था उसके अंदर हमने कोई भी एक पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की थी पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन वेक्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, उनकी एक पोजीशन स्पेसिफाई हम कर देंगे। तो उसको हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट के अंदर लेंगे। हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। तो हम उसको एक प्लेन के अंदर लेके चलेंगे इनको। तो जो इसका डायग्राम हम किस तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे, हमारे पास ये तीन कोऑर्डिनेट हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। ये हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया ओ। अब हमने उन दोनों पॉइंट चार्जेस को यहां पर पुट कर लिया। ये हमारे पास क्या वन पॉइंट चार्ज था, ये हमारे पास क्या था, क्या टू पॉइंट चार्ज था। ये हमने ए पॉइंट के ऊपर इसको रख दिया, ए पॉइंट पे, और इसको हमने रख दिया बी पॉइंट के ऊपर। अब ए और बी पॉइंट के ऊपर रखने के बाद हम क्या करते हैं, हम इनके पोजीशन वेक्टर दिखाते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ कि इनकी पोजीशन को दिखाएगा कि रेफरेंस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस दूर है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इनको बोल सकते हैं। ये क्या वन चार्ज है तो इसका हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया r1 से, और ये क्या टू है तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r2 से। ठीक है। अब देखो, दोनों के ऊपर, दोनों जो पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किए हैं, दोनों के ऊपर हमने क्या माना है, इक्वल एंड सेम चार्ज हमने माना है। दोनों के ऊपर माना है, ये दोनों, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, और दोनों के ऊपर जो अमाउंट चार्ज है वो भी कैसा है, सेम है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर हमने पढ़ा था कि जो दो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब देखो, ये पॉइंट चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो किस तरफ फोर्स जाएगा, इस तरफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। इस क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपके बीच में आपको अच्छे से डिस्टर्ब करेगा। ये फोर्स आएगा इस तरफ। जब ये क्या हुआ, चार्ज क्या टू के ऊपर लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ रिपेल करेगा। और क्या टू, क्योंकि इसके ऊपर भी इक्वल अमाउंट के अंदर चार्ज है, तो ये क्या टू भी क्या करेगा, इसके ऊपर सेम अमाउंट में फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा। अब देखो, दोनों के ऊपर एफ फोर्स हमने बता दिया, लेकिन फोर्स हम क्या वन और क्या टू की जैसे अलग अलग फोर्स कैसे दिखाएंगे। अब देखो, यहाँ पर क्या टू ने फोर्स लगाया है क्या वन के ऊपर, तो इस फोर्स का हम नाम रख देंगे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड। अब सेकंड के ऊपर क्या टू के ऊपर फोर्स लगाएगा क्या वन, तो इस फोर्स का नाम रख देंगे क्या टू वन, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब देखो, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसको हम इसके फोर्स की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप याद ना रहे तो हम ये लिख सकते हैं F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 लिखेंगे तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। R1 हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R2 लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। हमने ये वैल्यू लिख दी भाई। अब इसके अंदर देखो, यहां से हम क्या करेंगे, अगर हम फोर्स दिखाते भाई, फोर्स की डायरेक्शन तो हमें शो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट के अंदर इनको लेके चलते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो जब हम इसके ऊपर क्या टू के ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे शो करेंगे, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर लेंगे। तो देखो, यहां से Q1 और Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन हम किससे दिखाएंगे, ये फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहां से हम इसका पोजीशन वेक्टर हम दिखा देंगे R1
टू R12 यानी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज। अब इस तरह Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको हम किसका नाम दे सकते हैं, R21। ये हमने दिखा दिया। अब हम करते हैं इसी तरह यहाँ पर जो हमने यहाँ पर दिए, तो हम इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो अब इसके अंदर हम क्या करें भाई, फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखो फोर्स हमने पिछले वीडियो में किया था कि जो कूलम्ब्स फोर्स आया था F, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास ये वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं Q2 और डिवाइड बाय क्या था, R²। हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F12 की वैल्यू, F12 फोर्स निकाला, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय। अब देखो ये फोर्स लग रहा है F12, हम F12 फोर्स की बात करें तो Q2 लगा रहा हूं, Q1 ऊपर जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन। तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा हमारा R21। तो यहां पर हम लिखेंगे R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसका यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर ये कैप होती है वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, जो किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को, हमें डायरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। अब हम हमारा फोर्स यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इससे आगे हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को हमें पुट करके दिखाना होता है, ताकि हम इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर दिखा सके भाई कंपोनेंट की तरफ में। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर करता हूं कि R12 या R21 जो यूनिट वेक्टर है, अगर उस यूनिट वेक्टर की मैं वैल्यू निकालता हूं, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास होता क्या है। अगर हम यहां पर बात करते हैं R21 यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका वेक्टर क्या होगा, R21 वेक्टर डिवाइड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल हम यहां पर लिख सकते हैं। देखो अगर हम एरो का साइन नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब क्या, ये क्या इसका मैग्नीट्यूड है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, वेक्टर का फॉर्म लगा के और सिंपल ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड। अब इसके अंदर देखो इसी तरह अगर हम फिर अगर R21 ये वेक्टर है, ये तो हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाली है, लेकिन अगर मैं इसको R21 को R1 और R2 की टर्म में लिखता हूं, तो R21 वेक्टर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। देखो जब हम +1 क्लास के अंदर वेक्टर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जब इस तरह से वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं कि फर्स्ट सेकंड वेक्टर से फर्स्ट की तरफ जाते हैं या फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाते हैं, तो हम किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हमारे पास ये क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो, अगर आप इसको किस तरह से एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं आपको। देखो R21 है, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है Q2 से Q1, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी Q2 से Q1। तो सिंपल आप इतना याद रखो कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है O, इससे चल के हमें वापस ओरिजिन के ऊपर आना है, लेकिन किस डायरेक्शन में हमें चलना होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर है R21 वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में, तो हमें इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। R21 वेक्टर क्या है, ऐसे जा रहा है, हमें कैसे चलेंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस डायरेक्शन में चल के हमें वापस ओरिजिन के ऊपर आना है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो और हमारे पास जो भी वेक्टर आते जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहां से चलिए, R1 वेक्टर आ गया, R1 वेक्टर लिख दिया। अब इस वेक्टर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है R2 की। R21 की, तो इसको हम छोड़ देंगे, यहां पर आके फिर यहां पर आएंगे, तो क्या गया R2 वेक्टर, तो हमने क्या लिख दिया R1 माइनस R2 वेक्टर। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं भाई, तो F12 फोर्स हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैग्नीट्यूड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इनटू में
यूनिट वेक्टर की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, देखो यहाँ पर r21 वेक्टर आया है, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, हम इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो मैं यहाँ पर पुट करता हूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये हमें मैग्नीट्यूड के अंदर बंद नहीं करना भाई। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड के अंदर बंद करते हैं तो ये सिर्फ क्या बच जाएगा, इसका इसकी वैल्यू बच जाएगी, डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर नीचे मैग्नीट्यूड लिखो तो ये क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो F12 जो फोर्स आएगा वो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई, नीचे ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये सिंपल मैग्नीट्यूड है तो नीचे इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और इनटू में क्या होगा, r1 वेक्टर माइनस में r2 वेक्टर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स निकल के आ गया Q1 के ऊपर, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। अब हम इसका अपोजिट करेंगे, फोर्स निकालेंगे Q2 के ऊपर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है भाई, F21, तो यहां पर हम लिख देंगे, देखो वही चार्ज हमारे पास Q1 Q2 है, सिर्फ हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है यहां पर r21 था, यहां पर क्या हो जाएगा r12, सिर्फ हमारे पास जो चेंजमेंट आया वो किसका आएगा, इस वेक्टर का आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं इसी तरह, ये हमने r21 की निकाली थी, अगर हम इसी तरह वैल्यू निकालते हैं r12 वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की, तो r12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r12 वेक्टर का वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। अब r12 वेक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ये वैल्यू निकाली थी उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब r12 वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू अगर इसकी जगह हम पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम आगे क्या करते हैं, अगर मैं फोर्स निकालता हूं सेकंड चार्ज के ऊपर, यानी फोर्स ऑन, ये हमने फोर्स किसका निकाला है, फर्स्ट के ऊपर, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो Q2 इसके ऊपर फोर्स कितना है भाई, F21, इसकी वैल्यू निकाला तो क्या वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई कौन सा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, r12 यूनिट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, r12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर क्या दिखा दिया, डायरेक्शन दिखाने के लिए इसका यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या करनी है, सिंपली इनकी वैल्यू पुट करनी है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या वैल्यू आएगी भाई, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें से क्या करेंगे, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये बचेगा। अब हमारे पास एक ये फोर्स आया था, ये, और एक हमने ये फोर्स निकाला है, जो हमने अभी अभी निकाला है ये फोर्स। इन दोनों की किस चीज का डिफरेंस है, देखो सिर्फ यहां पर r1 माइनस r2, यहां पर क्या r2 माइनस r1, बाकी सारा क्या है, सेम है, सिर्फ r1 और r2 के अंदर डिफरेंस आया है। तो अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेता हूं
तो ये जो फोर्स होगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि F12 जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -F21। यानी दोनों, देखो डायग्राम से ही पता लग रहा है ये उस तरफ लग रहा है ये उस तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं दोनों के अंदर रिपल्सन हो रहा है, तो एक फोर्स, दोनों इक्वल चार्जेस हमने लिए थे तो दोनों क्या करेंगे, सेम फोर्स लगाएंगे। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, वैल्यू सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो F12 का जो फोर्स होगा वो -F21 फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर यही करके दिखाना था कि दोनों जो फोर्स होंगे वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहां तक करते हो और आपको ये बात सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो ये पूरा निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप यहां पर सिमिलरली करके ये लिख सकते हो कि जो F12 फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा F21 फोर्स के। यानी कि ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर जा सकते हो यहां से करने के बाद, लेकिन सिमिलरली करके लिखना होगा क्योंकि दोनों जो पॉइंट चार्ज हमने लिए हैं वो दोनों कैसे हैं, इक्वल अमाउंट के चार्ज हैं, ठीक है, और दोनों के ऊपर सेम फोर्स है। तो ये था इसके अंदर, यहां तक ये इसकी वेक्टर फॉर्म ने की है। अब इसके दो तीन केसेस आते हैं कि दोनों अगर Q1 Q2 ज्यादा होंगे, सेम चार्ज होगा उनके ऊपर, या हो सकता है अभी दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज हो, तो किस तरह से ये फोर्स काम करवाएंगे। तो देखो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, डायग्राम आपका एज इट इज रहेगा। तो देखो भाई फर्स्ट केस के अंदर हम क्या करते हैं, अगर Q1 और Q2 इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होने का क्या मतलब है, देखो ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब, जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो किससे किससे ज्यादा आनी चाहिए, जीरो से ज्यादा आनी चाहिए। और ये जीरो से ज्यादा आने का क्या मतलब है कि इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की वैल्यू जीरो से बड़ी कब आएगी, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, Q1 भी नेगेटिव होगा या फिर Q2 भी नेगेटिव होगा, या फिर Q1 भी पॉजिटिव होगा और Q2 भी पॉजिटिव होगा, तभी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से बड़ी। अब देखो इस केस में और इस केस में दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आया है, सेम चार्ज आया है, और दोनों जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस केस में क्या होगी, हमेशा रिपल्सन होगी, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कि Q1 Q2 की जो प्रोडक्ट हो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों बीच में अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन होगी, तो आपको ध्यान रखना है कैसी होगी, रिपल्सन होगी। फिर दूसरे सेकंड केस के अंदर हम क्या करते हैं, अगर Q1 और Q2 दोनों के जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होने का क्या मतलब है, नेगेटिव में वैल्यू जाना। नेगेटिव में वैल्यू कब जाएगी, जब Q1 नेगेटिव होगा और Q2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। और या फिर Q1 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और Q2 को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तब भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस केस में देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों क्या हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में हमेशा क्या होगी, अट्रैक्शन। तो इस केस में दोनों क्या क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये पूछा जाता है कि क्या जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ओबे क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी एक जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था कि जो F12 था फोर्स वो इक्वल एंड अपोजिट था किसके, F21 के। तो देखो इसमें एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। तो ये हमारा क्या है, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म है। तो ये हमारा क्या था, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म था। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अपना डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे दिखा देते हैं, के से दिखा देते हैं, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम कैसे दिखा देते हैं भाई, एप्सिलॉन आर। यानी दोनों की एक ही बात है लेकिन सिंबल अलग अलग हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फोर्स निकालेंगे। जैसे हमने कूलम्ब फोर्स निकाला है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो इसके अंदर भी हम दो पॉइंट चार्जेस लेंगे, लेकिन सिर्फ हम क्या करेंगे, जैसे कूलम्ब फोर्स हमने लिया था F, क्या वैल्यू आई थी उसकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब इसमें हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी अगर यहाँ पर जीरो आता है तो ये फ्री स्पेस होता है। अगर किसी मीडियम के अंदर लेते हैं जैसे एयर के अंदर, वाटर के अंदर, तो इसके अंदर मीडियम के नीचे लिखा जाता है, आ जाएगा एप्सिलॉन A, एप्सिलॉन W, ठीक है। या फिर कोई भी मीडियम होगा तो एप्सिलॉन M लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन M का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी इन एनी मीडियम। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम निकालेंगे, इसके अंदर हम इन्हीं दोनों चीजों का यूज करेंगे। अगर हम दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब फोर्स निकालते हैं, यानी कि व्हेन two charges are kept in free space, then the Coulomb's force is, तो Coulomb's force कितना होगा, अब हमने किसके अंदर कहा, फ्री स्पेस के अंदर, तो हम F नोट लिखेंगे यहाँ पर, और वैल्यू आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई, दोनों बीच की डिस्टेंस हमने R मान ली, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन दोनों चार्जेस को किस में रख देते हैं, मीडियम के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमने ये मान ली, और इसके अंदर लिखो व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट इन ए मीडियम हम कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, इन ए मीडियम, देन द कूलम्ब्स फोर्स इज, तो कूलम्ब्स फोर्स कितना होगा, तो यहां पर मीडियम में लिखा, तो हम F के नीचे M लिख सकते हैं मीडियम, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब की बार एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन M Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहां पर हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर मैं क्या कर देता हूं भाई कि जो फ्री स्पेस है उसके अंदर फोर्स निकाल देता हूं, किसके विद रिस्पेक्ट टू, मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू, कि इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आएगा, कैसे ये इफेक्ट डालेंगे। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो, तो F नॉट डिवाइड बाई FM, तो ये क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1/4 एप्सिलॉन M Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो ये दोनों टर्म इक्वल हैं, कैंसिल, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, F नोट डिवाइड बाई FM इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो 1/एप्सिलॉन M है, ये बचेगा 1/एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 1 में एप्सिलॉन M, तो F नोट डिवाइड बाई FM, एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नोट नीचे बच जाएगा। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है यहां पर F नोट डिवाइड बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन M डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट,
इसको हम एप्सिलॉन आर से दिखा सकते हैं इन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। और अगर हम इसको और या तो एप्सिलॉन आर से दिखा दो या फिर किससे दिखा दो, के से दिखा दो। के हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने लिया था। तो ये जो रेशियो आता है EM बाई ई नोट ER या के, यही हमारा क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, तो हम दो टर्म में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक इस टर्म में या फिर इस टर्म में दोगे तो क्या दोगे, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू पॉइंट चार्जेस इन एनी मीडियम। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आ जाती है। अब देखो जो ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है ना, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग होती है। अगर हम वैक्यूम के अंदर देखते हैं, वैक्यूम के अंदर इस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आती है 1 के इक्वल, ठीक है। अगर हम देखते हैं एयर के अंदर, जो हमारी सिंपल एयर होती है, उसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.006। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन के अंदर कितनी वैल्यू आएगी 1.00026, ठीक है। एक माइका के लिए होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 to 4, 3 और 4 के बीच में होगी। अगर हम ग्लास के लिए देखते हैं, ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, और एक हमारे पास होगी वाटर के लिए, ठीक है। अब देखो जो वाटर के लिए होगी, वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 81 होती है, ठीक है। आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है। अगर हम देखते हैं ग्लास के लिए वैल्यू होती है 3 to 4, और माइका के लिए जो आपकी वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है वही 4 to 6, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू होती है। इसमें वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 81 सबसे ज्यादा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चीज को जब वाटर, देखो जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, हर चीज को अपने अंदर सोल्व कर लेता है। तो किस वजह से होता है, इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक थे जिनको हमने यहाँ पर किया है। इसको आपको अच्छे से करना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को।